नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज से संसद का जो बजट सेशन है उसका सेकंड पार्ट, दूसरा सत्र शुरू हो गया। बहुत सी चीज़ें और थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज थर्ड आई में चूँकि पहला दिन है, कुछ इस पे बात इसलिए कर लिया जाए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं या हमारे गोल क्या हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक मित्र के साथ हमने एक दिन एक सेशन किया था जहाँ पे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का फ़र्क समझाया गया था, लेकिन वो सेशन कोई पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन पॉलिटिक्स में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो तत्काल तुरंत तो आवश्यक बहुत लगती हैं, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। चार मुख्य और दो आप कहते हैं थोड़े कम उसके मुकाबले, या 6 भी कर लीजिए। डीलिमिटेशन का एक बड़ा इशू उठा है, और फिर मैं आपके साथ ये चलूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे हिसाब से कैसे करें। डीलिमिटेशन मुद्दा नंबर 1, लेकिन डीलिमिटेशन का मुद्दा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि ये दक्षिण के सारे राज्यों को प्रभावित करता है, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को प्रभावित करता है, और ख़ास करके उन राज्यों को जिन्होंने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे अच्छा काम किया है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई में अच्छा काम किया है, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, उनके लिए ये एडवर्स इफेक्ट है कि आप अच्छा करिए और आपके यहाँ आपकी पॉलिटिकल पावर कम कर दी जाएगी। कुछ इस तरह का डीलिमिटेशन का है, जिस मुद्दे को स्टैलिन साहब ने बिल्कुल जोर शोर से उठाया है। वो साउथ इंडिया में और बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी बात कर रहे हैं, कई राज्यों में डेलीगेशंस भेज रहे हैं कि भाई उनको समझाने के लिए कि ये इशू क्या है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। उसका एक दूसरा पक्ष ये है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट। उसका एक दूसरा पक्ष ये है कि जो खास करके यूपी बिहार जो हिंदी हार्टलैंड है, और जो हम लोग अपने किसी भी विकास के किसी भी उस पर हम खरे नहीं उतरते हैं। हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, हमारे यहाँ मतलब सारी चीज़ों से हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों का आर्गुमेंट ये है यहाँ पे हिंदी हार्टलैंड का कि साहब, अगर हमें उतने रिसोर्स नहीं देंगे तो हम कैसे डेवलप करेंगे। क्योंकि दो अलग अलग इश्यूज हैं। उसको एक इशू है डीलिमिटेशन, कितनी सीटें किसकी होनी चाहिए, बहुत जिसको कहते हैं ना, स्टैलिन साहब ने उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर किया है, जिसको अमित शाह साहब उलझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना यह है कि आप 1971 का जो भी रेशियो था उसी को रखिए, मतलब प्रोपोर्शन वही रखिए। आप आज 543 सीटें हैं, आप उसको 5430 करना चाहते हैं, तो आप उसी प्रोपोर्शन में सबको बढ़ा दीजिए। उनका मूल सिद्धांत ये है, और जो ठीक भी है। अमित शाह साहब घुमा फिरा के फंसाने वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी सीटें कम नहीं होंगी। तो अब इसका एक दूसरा अर्थ है कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन हम अपनी सीटें दुगनी कर लेंगे। अपनी मतलब यूपी बिहार और यहाँ पे हिंदी हार्टलैंड में। तो ये पूरा वो नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सरकार को और सारी पार्टियों को मिलके इस पे बैठ के एक चर्चा कर लेनी चाहिए। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ सीट। दूसरा पार्ट है जो इसी से लिंक्ड है, लेकिन उसको इसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा पार्ट है जो साउथ की बहुत सी स्टेट ये कहते हैं कि साहब, राजस्व रेवेन्यू हम अगर 1 रुपया कमा के दे, मान लीजिए 100 रुपये में अगर हम 20 रुपया कमाते हैं, हम पूरा देश का जो रेवेन्यू उसका 20, हमें वापस हमारे राज्य में 5 ही रुपया आता है। ये 15 रुपया हम दूसरे राज्यों के लिए सब्सिडाइज करते हैं। अब इसके अलग अलग विचार हैं भाई। हिंदी हार्टलैंड का कहना ये है कि साहब, अगर हमें इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम तो और गरीब हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं इसलिए इस बात को लाया कि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, डीलिमिटेशन सीट की बात है, रिसोर्स का एलोकेशन वो एक अलग इशू है। उसको दोनों को अलग अलग भी एड्रेस किया जा सकता है, उसको सीट के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं। तो स्टैलिन साहब ने इसके लिए अलग से अपनी एमपीज़ की बैठक भी की संडे को, सेशन शुरू होने से पहले चेन्नई में, और उन्होंने सबको वो अप्रोच भी कर रहे हैं, बाकी दलों को भी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इस पर हम लोग एकमत हों। वहाँ उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। तो एक तो इशू ये है। दूसरा इशू जो फिर दक्षिण का है, और जिसमें वो नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEC 2020, उसके हवाले से वो एक
बात कह रहे हैं स्टैलिन साहब कि ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उस पर वो बातचीत करने को कह रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला केवल सरकारी स्कूल में लागू हो रहा है। सरकारी स्कूल में मतलब केंद्रीय स्कूल, सेंट्रल स्कूल, इस तरह के जो स्कूल हैं। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला अगर दक्षिण में लागू हो रहा है तो उत्तर में भी लागू होना चाहिए। और उसमें स्टैलिन साहब ने 1-2 बातें और जो कही हैं वो भी देखिए, कहीं ना कहीं उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उनका एक चीज़ यह है कि हिंदी हमारे ऊपर मत ला दिए, हम हिंदी सीखेंगे लेकिन हिंदी ला दिए मत, एक। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है उसको हिंदी भाषी लोगों को भी समझना होगा। वो ये कहें कि हिंदी ने बहुत सी रीजनल लैंग्वेज को समाप्त कर दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या भोजपुरी बोलती थी है, एक बड़ी जनसंख्या अवधी बोलती है, एक बड़ी जनसंख्या ब्रजभाषा बोलती है, मतलब अलग अलग बुंदेलखंडी बोलती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखिए और अपने ही घर में अगर घूम के देखिए तो जो भोजपुरी बोलने वाले लोग थे उनके घर में अगर 100 लोग भोजपुरी बोलते थे, मैं प्रोपोर्शन की परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 100 में से फिर धीरे से 80% लोग बोलने लगे, फिर 60 बोलने लगे। हर घर में भोजपुरी बोलने वाले अब कम होते जा रहे हैं। उसको कहीं से मतलब वो हिंदी में सब लोग आ गए हैं। तो हिंदी अगर टेक्निकली देखिए तो हिंदी मातृभाषा नहीं है। इसको कंजर्व करके मैथिल रीजन में बहुत ठीक से कंजर्व करके रखा गया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में जाइए तो तुलु वालों ने अपनी भाषा को बहुत कंजर्व करके रखा है। लेकिन ये भी एक इशू है जिस पे बात होनी चाहिए और वो इस पे बार बार स्टैलिन इस पे भी बात करने को कह रहे हैं। एक बड़ा इशू और है जो इस पार्लियामेंट में जिसको उठेंगे वो है यूएस का ट्रेड टैरिफ। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू मेरे हिसाब से वो मैं लास्ट में बोलूँगा। 6 इशूज़ हैं, मैं अभी ये तीसरा इशू बोल रहा हूँ, यूएस का ट्रेड टैरिफ। ट्रेड टैरिफ को लेके बहुत अलग अलग है। ट्रम्प साहब आके अपना मतलब इसको कह रहे हैं ना, दाएं बाएं इधर उधर हंटर चला रहे हैं, ये करो तुम कम करो, मैक्सिको कम करो, कनाडा करो, हम टैरिफ और ये सब। वो चीन के ऊपर भी है, वो हिंदुस्तान के लिए भी कह रहे हैं कि इसको एक्सपोज कर दिया, बहुत ज़्यादा टैरिफ लेते थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या पड़ेंगे वो अभी बहुत क्लैरिटी के साथ किसी की समझ में नहीं आया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भारत से जो वो वस्तुएं आयात करते हैं अमेरिका, अगर उसका दाम बढ़ा देंगे तो वहाँ पे उसको कैसे हैंडल करेंगे। भारत जो वस्तुएं अमेरिका से आयात करता है और अगर हम उसका दाम कम कर देंगे, जैसा ट्रम्प साहब हमसे कह रहे हैं कम करो, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है जिसके कारण ये ट्रेड टैरिफ लगाए गए थे, जिससे भाई हमारी लोकल इंडस्ट्री भी उसके साथ साथ काम कर सके, वो कितनी हिट होगी इस पे अभी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई है। भाई ये ट्रेड टैरिफ तो इसीलिए लगाए गए थे ना कि लोकल इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन रहे, तो वो प्रोटेक्शन कामयाब रहेगा नहीं रहेगा इस पे देखना है। और ये एक लॉन्ग, इसको अब ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं, ये देश की आर्थिक स्थिति से वो है, इस पे भी पार्लियामेंट में बातचीत होने के आसार हैं। चौथा एक छोटा है, इसके मुकाबले मेरे हिसाब से छोटा, वो है वक्फ बिल का। वक्फ बिल पे एक दूसरी तरह की चीज़ आ रही है कि वक्फ पे वो कैबिनेट ने पास कर दिया है, इस बार पार्लियामेंट में ले आएंगे, उसको पास करा देंगे। पास कराने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि टीडीपी और जनता दल यू दोनों ने कह दिया है कि भाई हम लोग तो जो चाहते थे वो चेंजेस हो गए हैं और अब हमें कोई इसको पास कराने में दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी और ख़ास करके अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग विशेष को ये उम्मीद थी कि टीडीपी और जनता दल यू इसके विरोध में खड़े होंगे। कारण ये था कि उनको जनता दल यू के भी वोटर अल्पसंख्यक हैं और टीडीपी के भी वोटर अल्पसंख्यक हैं। उनको ये लगता है कि चूँकि हम इनको वोट देते हैं, हमारे वोट पे थोड़ा इनकी निर्भरता है, तो ये शायद इस बिल का पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना अपना ढंग से फिट कर लिया गया है और वो अब इस बिल के पक्ष में वोट देने को तैयार है। एक तृणमूल कांग्रेस एक इशू को, और उसी से रिलेटेड मेरा छठा और सबसे इंपॉर्टेंट इशू, ये 5वां इशू, तृणमूल कांग्रेस एक इशू को लेके बहुत हल्ला मचा रही है। वो कह रही है कि ये जो ईपीआईसी है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो वोट पहचान पत्र है,
उसमें बहुत घपला है। वो बार बार कह रही है कि बहुत घपला है टीएमसी, और कह रही है कि इसको इस तरह से आप चला रहे हैं तो आप लोकतंत्र के ही कबाड़ा कर दे रहे हैं, और इसमें उसकी बहुत डिमांड्स हैं। ये टीएमसी के लिए है। अब मेरे हिसाब से जो छठा और मैं जिसको मानता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण इशू इस समय देश के सामने है, इन सारे इश्यूज में कम कोई नहीं है, सबकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन, जो राहुल गांधी ने आज संसद में उठाया है। जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको ही अगर आप मैनिपुलेट करने लगे और इस हिसाब से बनाने लगे कि जो आपकी विपक्षी पार्टी हैं उनके जो पक्ष के जो कहीं वोट पड़े थे, या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जात या ये पर्टिकुलर कम्युनिटी हमसे गुस्सा है, वो इंडिया गठबंधन को वोट देने के उसमें है, और तब आप एक षड्यंत्र करके एक तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रभाव में लाके आप वोट को उसी तरह से कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं। इसके बहुत एविडेंस दिए गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा बार बार कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव के लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में 4-5 महीने का अंतर था, लेकिन उसी अंतर के बीच में 70 से 75 लाख नए वोटर आपने जोड़ दिए 5 महीने के दरमियान में, जबकि पिछले 5 साल में आपने 75 लाख नए वोटर लाए थे। तो ये बात तो उठेगी ही उठेगी। दूसरा ये कि पूरी ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप मुझे विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो इस पे जरा चर्चा करना आवश्यक है। राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को फिर से बहुत जोर शोर से उठाया, और मेरे हिसाब से इन 6 उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अर्जेंट तो अलग है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स का अगर आप मैनिपुलेट कर ले रहे हैं तो क्या इलेक्शन और क्या संविधान और क्या कुछ, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल रोल्स के उसको निष्पक्षता ले आ रहे हैं तब इस इलेक्शन और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की कोई मतलब भी है। तो मैं अंत में फिर से इस बात को एक बार दोहरा दूं, इलेक्टोरल रोल्स का मैनिपुलेशन ये बार बार हो रहा है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी के पास 2 करोड़ करीब फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो बीजेपी जहाँ चाहती है वहाँ वो वोट डाल देते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुली हरियाणा में देखा गया, फिर ये बहुत सक्सेसफुली महाराष्ट्र में देखा गया, जहाँ पे ये भी देखा गया कि 5 साल में जितने वोटर रजिस्टर हुए उतने ही वोटर 5 महीने में हो गए, और जब वोटर लिस्ट मांगी जा रही है तो वोटर लिस्ट दी नहीं जा रही है। और काफ़ी हद तक ये दिल्ली में भी आया, लेकिन दिल्ली में चूँकि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी टीम चौकन्नी थी तो उतना प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन हर जगह अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरह के टेक सेवी लोग जो समझते हैं ये टेक्नोलॉजी को नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी ईवीएम इज नॉट अ इशू, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज अ इशू। और उसी से रिलेटेड एक ये मामला है कि अगर निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन हो जाए तो शायद इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष नहीं है और जिसके ऊपर विपक्ष का विश्वास नहीं है तो फिर इस बीमारी को कैसे दूर किया जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर करें, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इलेक्टोरल रोल्स का मैनिपुलेशन जो है उसको कैसे रोका जाए, ये पहला है, और ये पार्लियामेंट में ठीक से उठना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से डिलिमिटेशन वाला मामला है कि डिलिमिटेशन जो नए वो हैं, आप एक टाइम फ्रेम तो दे दीजिए कि आप इतने दिन के लिए हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। तीसरा मेरे हिसाब से ट्रेड टैरिफ है। ट्रेड टैरिफ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे यूएस हमें रोज़ धमकाता है, हम चुपचाप सुन रहे हैं। अब इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों चुपचाप सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मतलब ये भी हो रहा है कि मोदी जी इस कारण से, मोदी जी अडानी जी के प्रेम की वजह से नहीं बोल रहे हैं, ये सब अटकलें हैं। लेकिन कुछ ना कुछ सरकार भी चुप है, सरकार को बोलना चाहिए कि भाई इसमें क्या है। बाकी सारी सरकारें बोल रही हैं, दुनिया भर की सरकारें, चाहे मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, सब सरकारें बोल रही हैं ट्रेड टैरिफ का जो वॉर एक तरह से ट्रंप ने शुरू कर दी है। तो वो मेरे हिसाब से तीसरा। चौथा डिलिमिटेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, डिलिमिटेशन इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में भारत की राजनीति नहीं, भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये प्रभावित कर सकता है। और फिर वक्फ और डुप्लीकेट बिल,
तो इस 6 के ऑर्डर में मैंने आपके साथ ये गुफ्तगू की, और एक बार फिर से इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन इस समय देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, और उसका कोई उस तरह का तुरंत सोल्यूशन या सारी पार्टी एक साथ खड़े होकर कहें कि भाई ये गलत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कल हो जाए, इन लोगों को मन में कोई इस तरह का हो जाए कि हम लोग साथ काम करेंगे, क्योंकि इस पार्लियामेंट सेशन में एक चीज़ और डिसाइड हो जाएगी। वो डिसाइड ये हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है। इंडिया गठबंधन क्या जैसे पहले था वैसे ही है, या ये यूपीए का नाम चेंज करके कुछ उस तरह का हो जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस लीड कर रही थी, या कुछ और होता है। तो ये देखने वाला होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।